चलिए जी, तो आज का हमारा सेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं भाई। लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आज की हमारी इस कक्षा के अंदर हम वोकेबलरी वाला सेक्शन मेरे भाई पहले पढ़ेंगे। जी हां भैया, आज वोकैब वाला सेक्शन जो है हम पहले पढ़ेंगे, और जो डेली के 5 रूल है मेरे भाई उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो सेशन नंबर 3 हमारा तैयार है। जल्दी से फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और मुझे बताना कि आपका स्कोर कितना आने वाला है। आज का हमारा पहला इडियम्स, फर्स्ट क्लास में हमने करे थे साइनोनियम्स, दूसरी में करे थे एंटोनियम्स, तीसरी में है मेरे भाई इडियम्स। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इडियम क्या है? अ पीस ऑफ केक। क्या होता है भाई पीस ऑफ केक? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यार, किसी ने कहा यार वोकैबुलरी लर्न नहीं होती है, तो मैंने कहा यार वोकैबुलरी में अगर रिवीजन बार बार करो, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। ये तो बहुत आसान सा काम है, लेकिन इसमें बार बार क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवीजन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत आसान सी चीज है भाई। तो समथिंग दैट इज वेरी इजी, कोई चीज जो बहुत आसान होती है उसे हम कहते हैं पीस ऑफ केक। तो याद करने का तरीका क्या है? केक। केक से याद रखना है। अगर कोई चीज पीस ऑफ केक है तो वो बहुत आसान सी चीज है। हिंदी वाले हमारे सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बिल्कुल एकदम बवाल इसका आगे जब रिवीजन के लिए एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन कैसे मिलेगा मेरे भाई? ऐसे मिलेगा। इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं हो सकता। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। हिंदी में कहते हैं बहुत आसान सा काम। और जब समझ में ना आए तो एग्जाम्पल से समझ लेना कि सॉल्विंग दैट पजल वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। उसके लिए पजल को सॉल्व करना बहुत आसान सा काम था। तो सेंटेंस से समझ में आ गया कि पजल सॉल्व करना उसके लिए एक पीस ऑफ केक था। पीस ऑफ केक का मतलब है उसने आसानी से सॉल्व कर दिया। तो जब आपने हिंदी मीनिंग भी समझा और आपने एग्जाम्पल से भी समझा, तो इसका मतलब है अब तुम्हारे काबू से बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। ऐसे रिवीजन करके पढ़ोगे तो इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या करना है? उसे मॉक के रूप में लगाना है। फिर मॉक हो जाए तो उसका बाद में क्या देखना है? सॉल्यूशन देखना है। पहले इंग्लिश में देखना है, फिर हिंदी में देखना है, और तब भी काम ना चले तो एग्जाम्पल से करना मेरे भाई। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ को भौंकना। अब मान लो ये वाला पेड़ है और भैया जी इसको भौंकना है, और भौंक तुम किसको रहे हो? इसको रहे हो। तो इसका मतलब यहां भौंकना था, भौंक यहां रहे हो। क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप किसी चीज के बारे में गलती कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से होगा मिस्टेकन अबाउट समथिंग। किसी चीज को लेकर क्या करना? गलती करना। समझ में? लो जी एग्जाम्पल से देख लो इसको। गलत दिशा में कोशिश करना, कोशिश करनी है यहां, पढ़ना है ये वाला कंटेंट, पढ़ रहे हो तुम ये वाला कंटेंट, तो मेरे भाई यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बात समझ में आया? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। एग्जाम्पल से समझ लो। इफ यू थिंक आई ब्रोक द वेस, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैंने उसे तोड़ा है, मैंने उस वेस को तोड़ा है, तो बेटे तुम गलत पेड़ को भौंक रहे हो। इसका मतलब तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, मैंने नहीं तोड़ा। तो जब आप गलती कर बैठते हैं तो उसे कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। तो गलत चीज को ब्लेम करना मेरे भाई। आइए जी, ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। आइस को तोड़ना मतलब मान लो मेरे हाथ में बर्फ है और मैंने बर्फ को तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जब ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे थे तो कोई नहीं बोल रहा था, तो आप क्या करेंगे? अचानक से आइस को ब्रेक करेंगे। और जब आप अचानक से आइस को ब्रेक करते हो, जैसे नहीं होता जब आपको मान लो जैसे आप लड़का है या लड़की है, तो लड़के वाले देखने आ रहे हैं या लड़की वाले देखने आ रहे हैं, ठीक है, आप एकदम से पूरा माहौल शांत हो जाता है, बड़ा ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है, फिर आप अचानक से बोलते हो, ठीक है, एकदम से आप क्या करते हो? ब्रेक द आइस करते हो।
तो टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन, जब बिल्कुल माहौल शांत होता है, ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है, तो आप उस साइलेंस को ब्रेक करते हो, इसे कहते हैं आइस को ब्रेक करना मेरे भाई। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? चुप्पी तोड़ना। आया समझ में? ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, हालांकि जोक को क्रैक किया जाता है, लेकिन ठीक है यहां ग्रामर का रोल नहीं है अभी। तो उसने एक जोक मारा जिससे माहौल एकदम क्या हो गया? अच्छा हो गया। यानी कि कोई बोल नहीं रहा था, अचानक से उसने जोक मारा और आइस ब्रेक कर दिया और एकदम माहौल ठाके लगे, लोग हंसने लगे। तो इसे कहते हैं आइस को ब्रेक करना, यानी कि कन्वर्सेशन को क्या करना मेरे भाई? स्टार्ट करना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब ये रहा बैग, इस बैग के अंदर कौन बैठी है? बिल्ली। बिल्ली को इस बैग से क्या करो? बाहर निकालो। जब बिल्ली को बैग से बाहर निकालोगे तो बिल्ली अपने साथ बहुत सारे क्या रखती है? बिल्ली अपने साथ रखती है बहुत सारे राज। उसने शेर को सारे राज नहीं बताए थे, लेकिन अगर उसको बैग से बाहर निकालोगे तो सारे राज खोल देगी भाई वो। तो बिल्ली को बैग से बाहर निकालने का मतलब है रिवील अ सीक्रेट, यानी कि सारे क्या खोल देना? राज खोल देना, सारे के सारे सीक्रेट्स बाहर ले आना। तो अब समझ जाओ जल्दी से फटाफट, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? राज खोल देना। ठीक है जी। ही एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। अब मान लो हम सारे दोस्तों ने पार्टी का प्लान कर रखा है और हमारे दोस्त को पता नहीं है। अब अचानक से अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया, यार कल तो पार्टी है भाई, तो मतलब मैंने बिल्ली को बाहर निकाल दिया, मतलब मैंने सरप्राइज बता दिया उसको। तो जब आप अनइंटेंशनली किसी इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हो तो इसे कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। हिंदी में कहते हैं सारे के सारे क्या खोल देना? राज खोल देना भाई। आइए जी। हिट द नेल ऑन द हेड। अब हेड होता है मेरे भाई सर, और सर पे अगर मान लो मैंने नेल मार दी, कील मार दी, इसका मतलब जहां जरूरी था पर निशाना मारा भाई। क्या मतलब हुआ इसका? तो मैंने नेल को क्या कर दिया? हेड पे हिट कर दिया। अगर आपने हेड पे नेल को हिट कर दिया तो इसका मतलब आपने वही काम किया जो आपको करना था, एग्जैक्टली वही किया। टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब बिल्कुल उचित कार्य करना। क्या करना? बिल्कुल उचित कार्य, यानी कि जो काम करना था वही काम आपने क्या? हूबहू एग्जैक्टली वही काम किया। बिल्कुल सही बात कह देना, बिल्कुल सही काम करना। ठीक है। When she explained the issue, जब उसने उस मुद्दे को एक्सप्लेन किया, she hit the nail on the head, उसने उस मुद्दे को एक्सप्लेन करके एग्जैक्टली वही चोट मारी है जहां होनी चाहिए थी। उसने बिल्कुल सही बात बोली है, उसने झूठ नहीं बोला है इसका मतलब। तो बिल्कुल सही बात बोलना, इसे कहते हैं हेड पे नेल को हिट कर देना। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अंडर द वेदर, सोचो क्या हो सकता है वेदर के अंडर। अब देखो वेदर क्या होता है भाई? मौसम। याद करने का तरीका, यार आजकल ना मौसम बदल रहा है और मौसम की मार ना हर कोई झेल रहा है, हर कोई मौसम की मार झेल रहा है। ठीक है, तो आपने कहा यार मैं भी मौसम की मार झेल रहा हूं, मुझे भी वेदर ने अपने अंडर में ले लिया। जब वेदर आपको अपने अंडर में ले लेगा ना, समझ जाओ आपका बीमार होना तय है मेरे भाई। तो तुम वेदर के अंडर आओगे या वेदर को अपने अंडर में लोगे? अब सोच लो जरा, गर्म पानी पीते रहा करो, आजकल बहुत दिक्कत हो रही है, बरसात में ऐसी होती है, थोड़ा सा जुकाम लगेगा 4 दिन बीमार हो जाओगे। तो वेदर के अंडर में आओगे तो इसका मतलब मेरे भाई बीमार हो जाओगे। याद करने का तरीका क्लियर है? याद रहेगा कि सर ने बताया था कि भाई वेदर के अंडर में नहीं आना, क्योंकि वेदर के अंडर में आ गए तो गया काम से, हो गया भाई बीमार तो भैया। ठीक है, तबीयत ठीक ना होना, बीमार हो जाना, हिंदी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आई डिड नॉट वर्क टुडे, आज मैंने काम नहीं किया क्योंकि आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। क्योंकि मैं कैसा फील कर रहा था? अंडर द वेदर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बीमार हूं आज, इसलिए मैंने आज काम ही नहीं किया। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। किक द बकेट, किक द बकेट, किक द बकेट। बचपन में याद कराता हूं आपको, याद करो बचपन में हमारी दादी क्या बोलती थी? अरे तू पागल है, चप्पल में लात नहीं मारते, कहती थी ना, चप्पल नहीं मारते खून होता है। ऐसे ही मान लो किसी दिन आपने बाल्टी में लात मारी धड़ से और बाहर फेंक के मारा,
तो एकदम से कहते थे अपशकुन होता है ये सब चीजें। तो जैसे आपने चप्पल में या बाल्टी में या झाड़ू में लात मारी तो एकदम से बोला यार ये तो अपशकुन है। और अपशकुन अगर इसमें कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि क्या खेल होने वाला है भाई, मृत्यु। तो जैसे ही किसी ने बाल्टी में लात अब मत मारना बेटे, ठीक है, नहीं तो ये वाला खेल हो जाएगा। ठीक, अब तुम में से एक दो निकम्मा ऐसा है मार के ही देखेगा, क्योंकि फौजी लोगों, फौजियों का दिमाग तो वही काम करता है, यही करूंगा अब तो मैं। ठीक है, तो किक द बकेट का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। ठीक है, चलिए जी, एग्जाम्पल तो आसान ही है, जब ईडीएम ही आसान है तो एग्जाम्पल तो और भी आसान है। ठीक है, चलो, स्पिल द बीन्स, ध्यान से सुनो। अभी तुमने बैग में से क्या बाहर निकाली थी भैया जी? आपने अभी निकलवाई थी बिल्ली। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुमने जो बीन्स खाए थे ना, जैसी तुमने बीन्स खाए वो सारे के सारे बीन्स बाहर उगल दिए, मतलब जितनी जानकारी थी ना सारी बाहर उगल दी। तो जैसे ही तुमने बीन्स बाहर निकले इसका उगले, इसका मतलब है तुमने सारे राज खोल दिए। और जैसे ही तुमने राज खोले, जैसे ही तुमने बीन्स खाए, किसी ने कहा निकाल बेटे, सारे बीन्स बाहर निकाल दे, सारी जानकारी उगल दे अभी के अभी। ठीक है, तो बिल्ली को बाहर निकालोगे या बीन्स को बाहर निकालोगे, दोनों का मतलब है राज क्या कर देना, खोल देना। हिंदी में लिख दिया है राज खोल देना। ठीक है, यह भी वही सेम है कि उसने राज खोल दिए अबाउट द सरप्राइज प्लान। तो दोनों काम एक हो गए, बिल्ली बाहर जाएगी तो भी सेम, बीन्स बाहर निकलेंगे तो भी सेम। तो अब याद हो जाएगा आपको साथ के साथ ही। वंस इन अ ब्लू मून, देखिए मून होता है चांद, और ये चांद जब जब आता है समझ जाओ ये चांद की हरकतें ना अलग सी होती हैं। ठीक है, ज्यादातर चांद के केस में ना काल्पनिक बात सी रहती है। जैसे आप किसी की बढ़ाई करते हो, आप किसी को कहते हो हाय चांद कैसा टुकड़ा लग रहा भाई, वो कहते हैं ना भाई आज तो तू चांद जैसा लग रहा है, मतलब ख्याली पुलाव बना रहे हो बेचारे के खामा खा की, है ना। अब अचानक से दोस्त, अचानक से 2 महीने बाद लाइब्रेरी आया तो आप क्या कहोगे, और चांद कहां से निकला है आज ये चांद, है ना। तो इसका मतलब ये ईद का चांद है, क्योंकि वैसे तो चांद रोज निकलता है और ईद का चांद कभी कभी निकलता है। तो आपका दोस्त जब उस दिन लाइब्रेरी आया तो आपने कहा हाय मेरा चांद आज ईद का चांद कहां से निकला है। तो ईद के उस चांद को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई उसको, कभी कभार। ईद का चांद कब आता है, कभी कभार आता है। तो आप अपने दोस्त को कहना जब भी दोस्त आए, हाय मेरे चांद कहां से आया है तू आज इतने दिन बाद लाइब्रेरी, तू तो ईद का चांद है, नॉर्मल वाला नहीं है, ईद का, क्योंकि ईद का चांद कभी कभार निकलता है। ठीक है, तो ये होता है वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, बहुत ही कम या कभी कभार। ही विजिट्स हिज होम टाउन, वो अपने होम टाउन जो है कभी कभार आता है। ईद का चांद है ना, कभी कभार घूमने के लिए आता है। नेक्स्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आजकल विंबलडन चल रहा है, क्या चल रहा है, विंबलडन। जानते हो विंबलडन क्या होता है? विंबलडन बताइए, बताना जरा क्या खेला जाता है विंबलडन, किस गेम के लिए यूज होता है, क्या खेलते हैं उसमें, बताना जरा। तो विंबलडन में कितने कोर्ट होते हैं? 2, कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2। अब मैंने बॉल मारी तो बॉल चली गई इधर, जब बॉल इधर चली गई तो बॉल तुम्हारे पाले में आ गई। जब बॉल तुम्हारे पाले में आ गई तो इसका मतलब अब एक्शन तुमने लेना है। तो सोचो, जब आपको कोई ये कहे कि नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट मींस यू हैव टू टेक द डिसीजन माय डियर। व्हेन द बॉल इज इन योर कोर्ट इट मींस यू हैव टू टेक द डिसीजन। अब बॉल तुम्हारे पाले में है दोस्त, तो डिसीजन अब तुमने लेना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इट इज योर टर्न टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, चलिए जी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हिंदी में बिल्कुल लिख दिया है, हिंदी में जैसी पढ़ोगे एकदम फीलिंग आएगी मजे वाली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में, आई हैव डन माई पार्ट, भैया मैंने अपना काम कर दिया है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब बॉल जो है वो तुम्हारे पाले में है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बचपन में याद है, बचपन में हम डिविया से पढ़ते थे, डिविया लैंप होता था ना, लैंप होता था। ज्यादातर लोग क्या होते हैं 8-9 बजे सो जाते थे, लेकिन कुछ बच्चे ना रात के 12-12 बजे तक भी उन्होंने मिडनाइट ऑयल बर्न किया है, रात को भी दिया जलाया उन्होंने। और जिन लोगों ने, तुम भी आज भी तुम में से ऐसे लोग होंगे जो रात को दिया जलाते हैं, जो रात के 2-2 बजे तक पढ़ते हैं। जो आदमी रात को मिडनाइट ऑयल बर्न करेगा ना दोस्त, इसका मतलब वो कड़ी मेहनत करेगा। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात तक काम करना, मतलब कड़ी मेहनत करना। तो आपको हिंट आ गया होगा यहां से, देर रात तक क्या करना, मेहनत करना। ठीक है, चलो जी,
बाइट द बुलेट। अब बुलेट आपको पता है क्या होती है? क्या होती है बुलेट? बुलेट होती है गोली। गोली जहां लगेगी तैनात कर देगी। लेकिन तुम इतने खतरनाक हो, तुमने बुलेट को भी काट दिया। बोला बे हमसे खतरनाक थोड़ी ना है तू। देखा है कमांडो होते हैं, उसको भी चबा जाते हैं, ग्लास को भी, कांच को भी चबाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने बुलेट को ही बाइट कर दिया, इसका मतलब क्या है? तुमने कैसी स्थिति को झेला है? बुरी स्थिति को। और कैसे झेला है? बहादुरी से। जो आदमी बुलेट को बाइट कर सकता है ना, बुलेट को भी काट सकता है, उससे ज्यादा बहादुर आदमी नहीं हो सकता। देखा होगा आप लोगों ने, जो कमांडोज होते हैं ना, हेलवीक, हेलवीक सुना? हेलवीक, वो वाला हेलवीक नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छा लिया वहीं से ही है मैंने। लेकिन हेलवीक होता है, उसमें आपको कांच चबाना पड़ता है, कांच तक भी। बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है उसके लिए। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है बहादुरी से सामना करना किसी चीज का, हिम्मत से मुश्किल को झेलना, ठीक है। चलिए जी, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब तुम एक बात बताओ, मान लो, सपोज करो मेरे हाथ में कोई दिया, वो सॉरी ये आ गई, मान लो ये बॉटल आ गई मेरे हाथ में, ठीक है। ये क्या है? धूप बत्ती का पैकेट है। अब ये दिया, ये आ गया मेरे हाथ में, बॉटल आ गई, इसमें दूध है। अब गलती से मेरा ध्यान इधर चला गया और ये छलक गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये वापस आ जाएगा? नहीं ना। अब मैं जो रो रहा हूं, मैं खामखा रो रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि भैया अपसेट अबाउट समथिंग दैट नॉट बी चेंज्ड, यानी कि ऐसी चीज के बारे में रोना करना जिसको बदला नहीं जा सकता। तो इसे क्या कहेंगे? अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो हो गया उस पर पछताना, इसे कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है भाई। चलो जी, डाइम अ डजन। डजन कितना होता है? 12। याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। डजन कितना होता है भैया? अ डजन 12। अ डजन में हमने एक और लगा दिया, पहले तो अ डजन था 12। आ मतलब कितना होता है? अगर आप यूपीएससी एग्जाम के बारे में सीरियस हो और अगर आप 2026 या 2027 में एग्जाम देना चाहते हो, है बेकर्स डजन। तो बेकर्स डजन, डजन कितना होता है? 12। बेकरी पे गए तो एक और जोड़ दिया तो क्या हो गया? 13। तो बेकर्स डजन कितनी संख्या होती है मेरे भाई? 13। क्लियर हो गया? अब उसने कहा डाइम अ डजन, तो एक दर्जन केले खरीदने गए। एक दर्जन केले जब तुम खरीदने गए तो आपने कहा भैया एक दर्जन केले खरीदो। बहुत ही आम सी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो जब भी तुम एक डजन लेने जाओ तो बस इतना फर्क याद रखना, अगर तुम बेकरी पे जाओगे तो बेकरी पे वो एक फालतू देगा तुम्हें, तो इसका मतलब 13 हो जाएंगे। तो भैया बेकरी पे जाऊंगा तो 13 संख्या को बोलेंगे, और डाइम अ डजन यूज करोगे तो इसका मतलब बहुत ही कॉमन सी चीज, बहुत ही सस्ती सी, ठीक है। कैसी है भैया ये तुम्हारी शर्ट? डाइम अ डजन, वेरी कॉमन एंड चीप, बहुत ही सस्ती सी है। हाँ जी, कहां से लाए हो? बेकर्स डजन। कितने लाए हो? बेकर्स डजन। मतलब डजन और बेकरी पे गए तो एक और ऐड कर दिया, 13। तो दोनों याद रखना, बेकर्स डजन, बेकरी पे जाऊंगा तो 13, और डाइम अ डजन कितना हो जाएगा? कॉमन और सस्ती सी चीज। लो जी, बहुत और सस्ता, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ आगे। बीट अराउंड द बुश। अब तुम एक बात बताओ, बुश क्या होती है? झाड़ी। झाड़ी है, झाड़ी को तुम क्या कर रहे हो? पीट रहे हो। एक बात बताओ, मैंने कहा आपसे कि जा भाई खेत में जाके काम कर ले, तुमने क्या करा? फर्जी काम, तुम झाड़ी को पीटने चले गए। झाड़ी को पीटने से खेत में कुछ होगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब जो काम कह रहा था वो तो तुमने किया नहीं, घुमा फिरा के इधर उधर से ला रहे हो चीजों को। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब है मेरे भाई घुमा फिरा कर बात करना। जब इधर उधर की बात करनी होती है तभी आप झाड़ी को पीटते हो, ठीक है। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब है मेन मुद्दे पर ना आके इधर उधर की गाना बजाना, ठीक है। आ जाओ जी। टू अवॉइड डायरेक्टली अबाउट द टॉपिक, है ना, टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द टॉपिक, यानी कि टॉपिक के बारे में बात ना करना, बात घुमा फिरा के करना। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। पिताजी का सबसे खतरनाक डायलॉग ये होता है, ये होता है कि नहीं, कि इधर उधर मत घुमा, ये बता, है ना, ये बता हुआ कैसे, कहां था तू, ठीक है। भैया आप राजस्थान से हो क्या? हाँ भाई मैं राजस्थान से हूं। खंबागणी, खंबागणी भाई सभी को। अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। देखो
इसको सुनो, एक छोटी सी स्टोरी से सुनो। जो चिड़ियाएं सुबह उठती हैं आती हैं, इसकी एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या होता है, एक कौवा भगवान को गाली दे रहा होता है कि भगवान तू हमारे लिए कुछ नहीं करता और मुझे केंचुए मेरे लिए खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए। भगवान कहते हैं नालायक आदमी, तो उठता ही लेट है, मैं तो रोज वहां पर केंचुए डालता हूं। भगवान ने कहा एक काम करना, सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठना और तुझे केंचुए मिल जाएंगे। अब होता क्या है, कौवा जो है 4 बजे उठता है, केंचुए फिर नहीं मिलते वहां पर, फिर भगवान को गाली देता है, कहता है कि मैं तो 4 बजे गया था, तुमने फिर नहीं दिए। अब भगवान क्या करते हैं, भगवान उसको फिर बोलते हैं कि एक काम करना, तू कल आ जा, कल 3 बजे आ जा, तुझे केंचुए मिलेंगे। फिर कौवा जाता है, कौवा जाता है, उसको केंचुए नहीं मिलते, 2-4 मिलते हैं, फिर गाली देता है भगवान को, कहता है तुमने फिर मेरा बेवकूफ बनाया, मैं तो वहां गया था, 2-4 केंचुए मिले। तो भगवान ने कहा मिले तो ना, तो बोला 2-4 में क्या हो जाएगा, मुझे तो ज्यादा चाहिए। तो भगवान ने कहा एक काम कर, ज्यादा चाहिए तो और जल्दी आ, 2 बजे आ। कौवा फिर गया 2 बजे, देखा तो वहां पर फिर केंचुए इतने थोड़े से, इस बार थोड़े ज्यादा थे, लेकिन उससे काम थोड़ी ना हो रहा। अब कौवा जाके भगवान को खूब गालियां बरसा रहा है। भगवान ने कहा ओ नालायक आदमी, एक काम कर, एक आखिरी ऑप्शन है, तो जा और जाके वहां पर रात को बैठ जा, देख वहां पे क्या हो रहा है। कौवा चला जाता है भाई। कौवा जाके देखता है कि जब 12 बजे के आसपास की कहानी होती है, जैसे ही वहां पर भगवान का जो क्या कहते हैं जो चेला होता है, वो जैसे ही केंचुए डालने आता है, वैसे ही उसी समय पर कुछ चिड़ियाएं वहीं बैठी होती हैं। मतलब वो इंतजार नहीं कर रही है किसी का, क्योंकि उनको भूख ज्यादा है दोस्त, उनको इच्छा ज्यादा है, उनको अपने बच्चों को खाना खिलाना है, उनको मालूम है उसकी कीमत, अगर उन्होंने वो नहीं जागी रात को तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। इंसान की भूख, इंसान की इच्छाएं अगर बड़ी हों तो मेहनत दोस्त इतनी करनी पड़ जाती है कि कोई इंसान सोच भी ना सके। कौवे ने सोचा तक नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कौवा आंख खुल गई, भगवान के पैरों में पड़ गया जाके, भगवान माफ कर दो, आज के बाद इस जीवन में ना शिकायत नहीं करूंगा। मुझे समझ में आ गया कि देरी से जागने वाले को उतना ही मिलता है जितना रात भर देरी से उठने वाले को नहीं करूंगा। मुझे समझ में आ गया कि देरी से जागने वाले को उतना ही मिलता है जितना रात भर देरी से उठने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि रात भर जागने वाले से बच जाता है। तो याद रखना दोस्त, जब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि बस मैंने बहुत मेहनत कर ली, कोई तुमसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, किसी ने रातों की रातें काट दी होंगी, तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, तो अगर तुम्हारी इच्छाएं बड़ी है ना, तो इसका मतलब मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हें क्या कहा यहाँ पे, अर्ली बर्ड, जो जल्दी उठेगा वही कीड़े खाएगा, इसका मतलब यह है सक्सेस उनको मिलती है जो जल्दी काम करते हैं, जल्दी एक्शन लेते हैं। आया जीवन में नहीं भूलोगे अब तुम इसको, आया समझ में? कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक, अगर जल्दी से मजा आया तो। लो जी अगला हिंदी में भी देख लो, जो जल्दी काम करते हैं उनको फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। एक बार क्या हुआ, एक मैच चल रहा था, उस मैच में क्या हुआ कि भैया, उस मैच में क्या हुआ, एक लास्ट बॉल थी, ठीक है, लास्ट बॉल पे बैटर ने मारा शॉट। अब शॉट जैसी हवा में गया, वो कैच पकड़ लिया, जैसे कैच पकड़ा तो भाई वो जो बॉलर था ना, उसने ऐसे टी-शर्ट उतारी और यूं घुमा के ऐसे, और उसके सामने बैट्समैन के सामने ऐसे यूं 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 करने लगा, और भाई ऐसे चिढ़ाने लगे उसको, है ना, कि भाई जीत गए। अचानक से एम्पायर साहब घूमे और एम्पायर साहब ने बोला नो बॉल, और जैसे ही उसने दोबारा बॉल फेंकी ना, तो उस बॉल पे छक्का था और हमें 4 ही रन चाहिए थे। इसका मतलब समझे क्या हुआ? जीवन में जब तक आप श्योर ना हो जाओ, जब तक सफल ना हो जाओ, उससे पहले खुशी नहीं मनानी चाहिए। डोंट काउंट योर चिकन, पहले से पहले इतनी मुर्गी, इतने अंडे आएंगे, इतने अंडे आएंगे, है ना, अंडे से उसने से नहीं है, तुम पहले से ही खुशी मना रहे हो। तो डोंट काउंट योर चिकन, पहले ही मुर्गे मत गिनो, बिफोर दे हैच, अंडे फूट भी सकते हैं। तो इसी को तो कहते हैं डोंट प्लान बिफोर यू आर श्योर। ठीक है, काम होने से पहले खुश मत होना दोस्त, कभी भी स्थिति पलट सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो जी,
एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब क्लाउड जो है वो बादल, और बादल यहां पर समस्या के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उसके पीछे, हर बादल के पीछे आपने देखा होगा जो लाइन होती है वो सिल्वर लाइनिंग होती है। इसका मतलब है हर मुसीबत के पीछे एक सवेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है, हर बादल के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होती है, हर मुसीबत के पीछे एक अच्छा समय होता है। इसका मतलब एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन मेरे भाई, हर प्रॉब्लम का क्या होता है, एक समाधान होता है। बात क्लियर है सभी को? चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब आपने सुना होगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि जबान चलाने से कुछ नहीं होगा, मुंह चलाने से नहीं होता, काम करने से होता है, काम बोलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वॉट यू डू, जो तुम करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन वॉट यू से, जो तुम कहते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। तो जबान चलाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम। बातें नहीं, काम असली मायने रखता है। बातें तो दुनिया बहुत करती है, काम बोलना चाहिए। काम मायने रखता है, बातें मायने नहीं रखती दोस्त। When pigs fly, कमाल की बात है, यह क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा, और ये रिसेंट, अभी तुम्हारे रिसेंट एफकेट का एक एग्जाम है वहां भी पूछा है। ये बहुत यूज हो रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब एनडीए में फंस जाएगा, याद रखना दोस्त। मैंने इसका एग्जाम्पल भी समझाया था बच्चों को, तुम्हें भी समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। When pigs fly, अब पिग होता है, बताओ कौन? सही, जो तुम बोल रहे वही होता है। पिग्स होता है पाकिस्तान। ऐसे रिलेट करके समझाऊंगा कि पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे मेरे भाई। पिग्स होता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान कभी उड़ नहीं सकता। जब इसका मतलब है कि पाकिस्तान कभी उड़ सकता है, बोला भैया नहीं उड़ सकता। जब पाकिस्तान कभी उड़ नहीं सकता तो इसका मतलब क्या है कि काम असंभव है। काम असंभव है। सुअर उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। पाकिस्तान उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। आया समझ में? तो इसका मतलब है इट विल हैपन सून, नहीं। इट इज फनी सिचुएशन, नहीं। एनिमल आर इन्वॉल्व, नहीं। इसका मतलब है इट इज इंपॉसिबल। हाँ भाई, ये काम होगा, कब होगा? व्हेन पिग्स फ्लाई, जिस दिन पाकिस्तान उड़ेगा। पाकिस्तान कहां उड़ेगा? उन पे तो चलना ही मुश्किल हो रहा है बेचारों पे, ठीक है। जीवन में नहीं भूलोगे तुम, ठीक है, जो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपे रूप से वरदान। क्या बोलेंगे भैया? छिपे रूप से वरदान। छिपे रूप से वरदान, समझो। ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, पूरे जीवन नहीं भूलोगे। 2020 में कोरोना आया। आया? अरे बोलो आया ना। 2020 में कोरोना आया। कोरोना में क्या लगाया? लॉकडाउन लगाया, लगा दिया। लॉकडाउन का लगना बहुत मुसीबत भरा था, लेकिन यह वरदान साबित हो गया। यह बुरी चीज थी लॉकडाउन, लेकिन यह वरदान साबित हो गया 10वीं और 12वीं क्लास के लिए। बात सही है कि नहीं है? तुम में से भी होंगे कुछ कोरोना वाले, हैं तुम में से भी कुछ कोरोना वाले। कोरोना वालों के लिए, सॉरी, हां, 10वीं और 12वीं वालों के लिए साबित हो गया, वरदान साबित हो गया। जब कोई चीज निगेटिव होती है और वो पॉजिटिव साबित हो जाए तो उसे कहते हैं छिपे रूप से वरदान साबित हो गया। बात समझ में आई सभी को? तो इसे कहते हैं समथिंग बैड दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, जो बाद में अच्छा साबित होती है। जो पहली नजर में बुरा लगे लेकिन फायदेमंद निकले, बाद में फायदेमंद निकलेगा, ठीक है। चलिए, कट टू द चेज। कट टू द चेज भैया, डोंट बीट अबाउट द बुश, कट टू द चेज। आओ जी, सीधा सीधा आ जाओ, पहुंच जाओ सीधा सीधा। तो क्या कहलाएगा? दैट इज कट टू द चेज, यानी कि गेट टू द पॉइंट। यानी कि इसका सीधा मतलब हो जाएगा सीधा मुद्दे पर आना, कि भाई इधर मत जा, इधर मत जा, कट करके सीधा चेज कर। कट करके क्या कर? चेज कर। इधर उधर क्यों जा रहा है? कट टू द चेज, कट करके चेज कर सीधा सीधा। इसका मतलब है सीधा मुद्दे पर आ, इधर उधर की बात ना कर। तू ये बता काफिला कैसे लुटा। तो फिर सुषमा स्वराज जी कहती हैं, नहीं, सुषमा स्वराज जी कहती हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। तो मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता,
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ठीक है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किताब को कवर से जज नहीं करना चाहिए दोस्त। कुछ किताबों के कवर बेकार होते हैं लेकिन अंदर का मटेरियल बहुत अच्छा होता है। कुछ किताबों के कवर कुछ किताबों के कवर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अंदर का मटेरियल खराब होता है। ऐसे इंसान अगर बाहर से देखने में अच्छा है तो जरूरी नहीं अंदर से अच्छा हो। ऐसे इंसान अगर देखने में खराब है तो जरूरी नहीं अंदर से बुरा हो। तो इसीलिए किताबों, है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज पीपल बाय अपीयरेंस। लोगों को दिखावे से, यानी कि बाहरी दिखावे से जज मत करो। किसी को सिर्फ दिखावे से मत आंकना दोस्त। हिट द ग्राउंड। बताओ, हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करना क्या है भैया? ग्राउंड को हिट करना, टू स्टार्ट समथिंग क्विकली। ग्राउंड को जैसे हिट किया आपने, एकदम से किसी चीज को तेजी से स्टार्ट कर दिया। जैसे उसेन बोल्ट क्या करता था? ग्राउंड को तेजी से हिट करता था, बहुत तेजी से निकल जाता था। तो व्हेन यू हिट द ग्राउंड यू स्टार्ट समथिंग क्विकली, आप किसी चीज को तेजी से करते हो, ठीक है। जोश और तेजी से किसी काम को शुरू करना। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। अब अचानक से क्या होता है, जब आप किसी काम को इन द हीट ऑफ द मोमेंट कहते हो तो कहते हैं ना भाई तो गर्म था, जोश में था। तो जब आप जोश में किसी काम को करते हो तो इसे कहते हैं हीट में काम कर दिया भैया, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। एक्टिंग इंपल्सिवली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से आप उस काम को कर देते हो, ठीक है जी। तो ले लीजिए, गुस्से या भावनाओं में बिना सोचे कुछ कर देना। होते ना भावनाओं में बह के हम कुछ भी कर जाते हैं, तो इसे कहते हैं गुस्से या भावनाओं में। मेरे भाई कैसा लगा जल्दी से बताओ फटाफट। 25 के 25 मैंने आज आपको रिलेट कर दिए हैं। अब तुम्हें बस एक बार रिवाइज कर लेना, हिंदी वगैरह इससे पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। 25 के 25 ईडियम आपको रिलेट करके बता दिए हैं। अब आते हैं आज की सबसे खतरनाक कहानी के ऊपर, वो चीज जो इस समय ताबड़तोड़। लो भाई अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनो। कहानी क्या है, आज का पहला रूल बताता हूं आज आपको। पेपर में आपसे क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है। ऐसी कौन से वर्ड हैं जिनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है? कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है? बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ जल्दी से, कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है? इधर मत देखना, बताओ, लिखो फटाफट जल्दी से। कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है? मजा आ गया सर, अभी तो मजा और आएगा। आओ जरा इधर देखो, सबसे पहले जो आपके पेपर में पूछता है सफर, ठीक है। और बताओ जल्दी से, और कौन कौन से वर्ड हैं? एब्सटेन। और बताओ जल्दी से कौन कौन से वर्ड हैं? रिफ्रेन। और बताओ कौन कौन से वर्ड हैं? प्रिवेंट। बोलो बोलो जल्दी से फटाफट, बहुत बढ़िया। और बताओ भैया, डिफरेंट। और ये तुम भी जानते हो, ये तुम्हें भी पता है कि पेपर में यही वाले पूछता है, यही वाले आएंगे, यही वाले आएंगे, यही वाले आएंगे, यही वाले वो पूछता है। तो इसीलिए हमने आज का पहला कॉन्सेप्ट मेरे भाई तैयार करके तुम्हें दिया है, वो वाले वर्ड जो तुमसे पूछेगा पेपर में, इससे बाहर तुम्हारे तो पेपर में नहीं जाएगा दोस्त, तुम्हारे पेपर में इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्त, याद रखना। क्या है सुन लो जल्दी से, जो जो वर्ड यहां पर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में स्पैम करो, याद हो जाएगा जल्दी से। भैया सफर के पीछे लगता है प्रेपोजिशन फ्रॉम, जैसे सफर फ्रॉम डिजीज, सफर फ्रॉम फीवर। प्रोहिबिट के पीछे लगता है फ्रॉम, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। डिबार, डिबार मतलब प्रिवेंट, किसी को कोई काम
काम करने से रोकना। डिबार, डिबार मतलब प्रिवेंट, किसी को कोई काम करने से वंचित कर देना, रोक देना। प्रिवेंट का मतलब भी यही होता है, किसी को कोई काम करने से रोकना। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। क्या करना? परहेज। डॉक्टर ने कहा कि भैया एब्सटेन फ्रॉम फास्ट फूड, फास्ट फूड से क्या रहो, दूर रहो, फास्ट फूड से, फास्ट फूड मत खाया करो, ये चाउमीन बर्गर। रिफ्रेन का मतलब भी बचना ही होता है, जैसे किसी को गलत बोलने से बचना, अपशब्द बोलने से बचना, बचा करो ये सब चीजों से। फ्री फ्रॉम, किसी चीज से मुक्त हो जाना। डिफरेंट मतलब किसी अलग होना, जैसे यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, तुम मुझसे अलग हो। आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, मैं तुमसे अलग हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो पूछा था, यही वाला आया था, यही वाला मेरे भाई, यही वाला। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है भाई, बताओ जल्दी से, इसका तो वोकैब भी आता है। एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को आरोप से बरी करना, इसे कहते हैं एक्सोनरेट करना। तो ये अपने पीछे प्रीपोजिशन कौन सी लेता है? फ्रॉम लेता है। डेविएट, रास्ते से भटकना, डेविएट फ्रॉम द पाथ। कुछ बच्चे देखे होंगे आजकल आपने, गांव वगैरह में ड्रग्स लेने लगते हैं, वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, ठीक है, तो डेविएट के पीछे फ्रॉम लगेगा। लो जी भैया, और लो, ये भी तीनों चारों लिखना। अलूफ का मतलब होता है किसी से दूर रहना, अलूफ फ्रॉम, किसी से दूर रहना। एस्केप फ्रॉम, बचना किसी चीज से। रिकवर फ्रॉम, किसी चीज से रिकवर होना, बीमारी से रिकवर होना, ठीक है। एग्जेम्प्ट फ्रॉम, जैसे फीस माफ कर देते हैं ना, फीस में कंसेशन दे देते हैं, तो आपको फी क्या कहते हैं? फी एग्जेम्पशन हो गया। तो एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट दे देना, उसमें भी छूट दे देना। आगे समझ में? तो ये 13-14 वर्ड आप लोग लिख लेना, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इतने ही सफिशिएंट है। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई सभी को? बहुत बढ़िया, शाबाश जी। लो जी भाई, अब पेपर में क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, द पेशेंट वॉज सफरिंग, यहां पर गलती दे देगा और यहां पर आ जाएगा प्रीपोजिशन फ्रॉम। द डॉक्टर आस्क्ड मी टू एब्सटेन फ्रॉम फास्ट फूड, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं फास्ट फूड से क्या रखूं? परहेज रखूं। हालांकि डॉक्टर ने कुछ साल पहले मेरे को कहा था ये बात कि भैया फास्ट फूड छोड़ दो तुम, तो मैंने तो छोड़ ही दिया, ठीक है, बस छोले भटूरे खाता हूं मैं 2 महीने में एक बार। द रॉबर्स एस्केप फ्रॉम, रॉबर्स जो है वो जेल से क्या है? बच के भाग गए, फरार हो गए। नोबडी कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल, तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता आपका गोल अचीव करने से। ठीक है भाई, तो पहला रूल आज का डन हो गया मेरे भाई। रूल नंबर 1 कैसा लगा? दिल मारो फेंक के भैया, एकदम चोट बिल्कुल। देखिए, यूं तो करने को हजारों चीजें हैं, लेकिन चोट वहीं लगेगी रोजाना जहां पर एग्जामिनर अपने दिमाग में कुछ छुपाए बैठा है। और अगर इनसे बाहर उसने दिया, अगर इनसे बाहर उसने दिया, तो आसान नहीं होगा पकड़ना जल्दी। तो हम हर दिन वहीं चोट करेंगे जहां एग्जामिनर सोच के बैठा है। और अभी तो 5 5 5 5, सोचो ये जैसे क्लास बढ़ती जाएगी, ये ऐसे बवाल इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारे पास बारूद, और इस बारूद को बस तुम रोज रिवाइज करते रहना। और समय आने दो दोस्त, समय आने दो। कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इस बार बताएंगे हम, ठीक है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। समय आने दो जरा, फिर बताएंगे इस क्लास का महत्व क्या है, ठीक है। अभी तो खैर बोलने में ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इस बार समय वक्त बताएगा दोस्त सब कुछ। आओ मेरे भाई, अगला रूल पढ़ते हैं, आपको अगला रूल बताते हैं। एक क्वेश्चन यहां से फंसेगा, एक क्वेश्चन यहां से आएगा मेरे भाई। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे कि हां सर बिल्कुल सही जगह चोट मारी है। जिसको लग रहा है कि यार ये तो वहीं मार दी चोट, ये क्वेश्चन आता है, हर दिन तुम्हें वो रूल वाले देखने को मिलेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से मैं लिख रहा हूं 100%, क्या लिख दिया भैया? 100%। 99% लिखना और 100% में फर्क है। तुम्हारे पेपर में 100% आएगा, ये लिखो, यही वाला आएगा भाई, यही वाला, यही वाला आएगा। क्योंकि 5 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा 5 साल में कोई एग्जाम ही नहीं गया, 1-2 मीटिंग में तो आता ही आता है। हर बार बच्चे भेजते हैं कि भैया ये पकड़ो, क्या है पकड़ लो जरा ध्यान से। हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होते हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पोएट्री हो, कविताएं, चाहे वो पेन पेंसिल हो, स्टेशनरी, चाहे वो बहुत सारे सीनरी हो, सीनरी हो, चाहे वो क्रॉकरी हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो कचरा हो, वेस्टेज, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो लगेज हो, चाहे वो बैगेज हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो आपकी गंदगी फिल्थ हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो फ्यूल हो।
यही वाले आएंगे दोस्त, यही वाले आएंगे सारे। कैसे नाउन है सर? मेरी मीटिंग में आया था आकाश राणा जी, ये बात है, लो मारो दिल फेंक के। 5 साल से मेरी नजर में ना एक एक पेपर गुजरा है। 5 साल से मैं ये भी जानता हूं कि वो पेपर जब बनाता है तो कहां से क्वेश्चन क्यों उठा रहा होता है, कहां से क्वेश्चन उठा रहा है। हर बार मैंने देखा है क्वेश्चन बच्चों को भेजते हुए। तो भाई दिमाग में बस इतना रखो, जो सामने वाला करवा रहा है ना, करते चले जाओ। तो ये सारे कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। इनसे पहले डायरेक्ट आर्टिकल ए और एन कभी नहीं लगेगा, इनके साथ एस या ईएस कभी नहीं लगेगा, और इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी मेरे भाई? सिंगुलर लगेगी। तो ये 3 तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल करेक्शन करके बताओ जल्दी से। पहला करेक्शन, दूसरा करेक्शन, तीसरा करेक्शन, चौथा करेक्शन। करेक्शन करो फटाफट जल्दी से। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हर्ष शुक्ला जी कह रहे हैं विधायक जी सिस्टम फाड़ देंगे। तुम्हारा तो वैसे ही नाम विधायक जी है भाई। आई हैव रेड द पोएट्रीज, आई हैव रेड द। शुक्ला जी कहां से हो आप? ऐसा लग रहा है जैसे मिर्जापुर से हो, हैं? आई हैव रेड द पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्री होगा, या पोएट्री नहीं होगा तो पोएम्स भी कह सकते हो, क्योंकि पोएम काउंटेबल होता है तो उसका प्लूरल बन सकता है, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता। मोहन गेव मी एन इंफॉर्मेशन कहना गलत है। अगर कहना ही है तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह दो, क्योंकि आप इसको पीस में तोड़ सकते हो। पीस काउंटेबल नाउन है। द मशीनरीज, ना भैया जी ना, मशीनरीज तो ना होगा, तो क्या होगा? मशीनरी होगा, और आर की जगह क्या होगा? इज होगा। देयर इज मच ट्रैफिक्स, ट्रैफिक अनकाउंटेबल ना होता है तो ट्रैफिक में एस नहीं लग सकता, ये हो जाएगा भैया। ऐसा क्वेश्चन में पेपर आएगा इस तरीके से। बात में मजा आया हो तो दिल निकाल के फेंको जल्दी से, फटाफट जल्दी बाहर निकालो, जल्दी 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 फटाफट, बहुत तेजी से बोलो फटाफट भैया जी, एकदम ही क्लियर हो गया। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। आज का रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 सुनो ध्यान से, क्या है? हमारी वर्ब 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं? वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वर्ब ऑफ एक्शन और एक होती है वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ एक्शन कंटिन्यूअस में यूज हो सकती हैं, जैसे दौड़ना। अब मान लो मैं दौड़ रहा हूं, तो दौड़ना क्या है? दौड़ना इज एन एक्शन, ये है वर्ब ऑफ एक्शन। तो मैं इसको कंटिन्यूअस में यूज कर सकता हूं। मैं आपको कह सकता हूं आई एम रनिंग। लेकिन कुछ वर्ब एक्शन नहीं हो सकती हैं, जैसे कि मान लो आपने किसी के सामने जाके कहा, आपने कहा आई एम लविंग यू। क्या कहा आपने? आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू। अब जैसे ही आपने इसको कंटिन्यूअस बनाया, इसका मतलब ये क्या कर दिया आपने? एक्शन कर दिया, क्योंकि एक्शन ही तो कंटिन्यूअस हो सकता है। तो आपने कहा आई एम लविंग यू, सामने से उल्टे हाथ का थप्पड़ आया कान पे धड़ से। आपने कहा क्यों मारा? उसने कहा जब तुझे यही नहीं पता नालायक इंसान कि प्यार जो है वो एक्शन नहीं होता है, और लड़कों के हिसाब से एक्शन ही प्यार होता है। उसने कहा अबे नालायक इंसान, प्यार इज नॉट एन एक्शन, प्यार इज अ फीलिंग, प्यार इज अ भावना। प्यार नालायक इंसान भावना होती है, फीलिंग होती है। और भावनाओं को एक्शन में कैसे तब्दील कर दिया? ये एक्शन नहीं है, ये फीलिंग है, और फीलिंग स्टेट होती है। और वर्ब ऑफ स्टेट कभी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होती, वर्ब ऑफ स्टेट कभी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होती। तो तूने से एक्शन कैसे बता दिया? भाग यहां से, भाग, जा पढ़ के आ, पहले सर की क्लास पढ़ के आ, संजीव सर की क्लास पढ़ के आ जाके, तब इधर से प्रपोजल फेंकना। फिर तुमने आके देखा रात को 9 बजे वाली क्लास में कि यार यहां तो खेल कुछ और था, काश मैं पढ़ के चला गया होता तो आज मैं भी, चलो आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं तुम भावनाओं में बह जाओगे। आई एम लविंग,
अब मत कह देना बेटे, अब मत कह देना जाके। अगर तुमने ग्रामर का गलत इस्तेमाल करा, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, तो देख लेना। तो आई एम लविंग यू बेटा नहीं कहना है आपको, क्या कहना है लिखो कमेंट बॉक्स में। अभी प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो, क्योंकि तुम रो के फिर मेरे पास आते हो, भैया मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, भैया मेरी किडनी खराब हो रही है, भैया मेरे साथ तो ये हो रहा है। अब नहीं होंगे, लिखो फटाफट। प्रपोजल डालने से पहले क्या बोलोगे जल्दी बताओ, फिर रोओगे बैठ के, भैया मुझे तो छोड़ दिया। छोड़ दिया तुम्हारी शुरुआत ही निकम्मी है। फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या लिखो, क्या बोलोगे, जरा बोलो जल्दी से। ये बात, ये ना बात, आप बोलोगे आई लव यू। तो अब समझ में आया कि यहां पर ये क्या था, फीलिंग्स था। ये फीलिंग्स था मेरे भाई, और जहां ये फीलिंग्स है तो ये स्टेट है, और वर्ब ऑफ स्टेट कभी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं हो सकती। तो अब मैं तुम्हें ऐसी वर्ब बता रहा हूं जो कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं हो सकती। कहां होंगी? वर्ब ऑफ स्टेट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस में यूज मत करना दोस्त, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा, फिर थप्पड़ खाओगे उल्टे हाथ का। ठीक है, चलिए जी, कौन कौन सी वर्ब है मेरे साथ लिखो, कमेंट बॉक्स में स्पैम करो फटाफट। ओ चौधरी मत बन, नालायक आदमी, लेट के पढ़ रहा है रात के कितना, अभी क्या 12 बज गया, दिखाना जरा कितना टाइम हुआ। 9:52 हुई है, 10 भी नहीं बजा है। ठीक है, बुढ़ापा नहीं आ गया, खड़ा हो जा, नहीं तो वहीं आगे पेट दूंगा। फौज का आदमी है तू, एसएससी का बच्चा नहीं है। एसएससी वालों को मैं फिर भी माफ कर देता हूं, तुम डिफेंस वाले हो। ठीक है, बुढ़ापा नहीं आ गया तुम लोगों को, शादी की उम्र बढ़ के तुम्हारी, जवान हो तुम भैया, वैसे तो घर वालों को शादी करवा दो हमारी, है जवान हो गए हम, वैसे तुम्हें बुढ़ापा आ रहा है। खड़ा हो जा, बैठ के पढ़ ले नालायक आदमी। मैं नहीं खड़ा यहां पे, फिर तुमसे तो बड़ा ही हूं मैं, मुझे तो खड़ा कर रखा है यहां पे, मेरे से तो गला फड़वा के चिल्ला रहे हो। हाँ भैया मजा आ रहा है क्लास में, ओए होए 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 होए, और खुद ऐसे टांग पे टांग धर के, ओए होए होए, सिनेमा चल रहा है भाई, बिल्कुल आनंद ही आनंद, जीवन का आनंद आ रहा है भाई। इससे बढ़िया तो सिनेमा में भी है, इससे बढ़िया तो सिनेमा हॉल में भी मजा नहीं आता है भाई साहब। बैठ जा, खड़ा हो जा, वीआईपी है ना, वीआईपी सीट ले रखी है बिल्कुल। नालायक, लिखिए कमेंट बॉक्स में स्पैम कर फटाफट जल्दी से। नंबर तो मांग लोगे इस कमेंट बॉक्स में तुम लोग। अभी आने से पहले देख रहा था, वहां लगे पड़े हो, वो आप भी करती हो सर की क्लास, आपने भी बैच लिया है, चाहे लिया ना हो खुद ने, मैंने नहीं, उसने कहा नहीं नहीं अभी सोच रही, मैंने लिया है, मैंने लिया नहीं है भाई साहब ने, ना ना लिया नहीं है, लेकिन अब ले लेगा, तो लगा पड़ा है वो, मैंने लिया है। और वो मुझे यादव जी दिखा रहे थे, सर देखना है ये बच्चे ऐसे निकम्मे हैं, उम्र है ना बेटे तुम्हारी अभी। तुरंत एकदम रेस्पॉन्स दे दिया भाई ने, मैंने लिया है, और अब लिया नहीं होगा तुरंत ले लेगा। और वहां लगा होगा, नहीं मैंने लिया है, आप मेरे से ले लो ना, मैं आपकी आईडी मैं शेयर कर दूंगा, और चाहे खुद ही दिलवाना पड़ जाए अभी दे देगा। वैसे सर बैच लाइव नहीं, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड भी दे दो, हाय पैसे नहीं, अभी लाएगा, अभी पैसे लाएगा, अभी अरे 400 कुछ भी नहीं है, इतना तो मेरा रोज का खर्चा है। आप बताओ जरा, आपको भी बैच दिलवाता हूं। हमें नहीं पता तुम्हारी हरकत है, सब पता बेटे तुम्हारी हरकत होगा, नालायक आदमी। कमेंट बॉक्स में स्पैम करो फटाफट। कौन कौन सी वर्ब है? ओन मालिक होना, बिलोंग, हैव का मतलब यहां पर रखना है, खाना पीना नहीं, वहां कंटिन्यूअस हो सकता है। अंडरस्टैंड प्रतीत होना, जानना, नफरत करना, प्यार करना, कल्पना करना, विश्वास मतलब मानना, बिलीव, टेस्ट, स्मेल, फील, कीप, पजेस, और बहुत सारी हैं, लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए इतनी ही आती हैं, मतलब यही मेन है, इन्हीं में से आया है आज तक पेपर में। ठीक है, तो भैया वी कैन नॉट यूज सच वर्ब्स इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसी वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। लो जी भाई, अब इनका करेक्शन करके दिखाओ, करेक्शन करके दिखाओ, यहां पर बैठ के जरा लिखो कमेंट बॉक्स में, लिखो जल्दी फटाफट। भैया हमारे दिल की बात आपको कैसे पता होती है? क्या तुमने नाम क्या दे रखा है मुझे? बस जब तुमने नाम दे ही रखा है तो मुझे तुम्हारी सारी हरकतें पता होती हैं। चलो, आई एम नोइंग यू, तो क्या करोगे? आई नो यू। राखी इज लविंग मनोज, क्या करोगे?
राखी लव्स मनोज। आई एम बिलीविंग, मैं ऐसा मानता हूं कि वो पास कर लेगी, तो आई बिलीव। दे आर हैविंग 3 चिल्ड्रन, दे हैव 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे हैं। हो गया ये वाला भी? लो जी भैया, ये वाला भी हो गया। अगले टाइप पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। एक क्वेश्चन 100% लिख दिया ना, तो लिख दिया, बस तुम्हारे भाई ने 100% लिख दिया तो लिख दिया, आएगा आएगा 100% आएगा मेरे भाई, रोक नहीं सकता कोई भी। हार्डली स्केर्सली का क्वेश्चन तुम्हारे में फंसता ही फंसता है। क्या है भैया सुन लो, हार्डली स्केर्सली से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो मेरे भाई इसका जो पेयर है वो किससे बनेगा? पहले तो ये बात सुन लो, वैन से बनेगा। कितने क्लॉज होंगे? C1 और C2, 2 क्लॉज होंगे। दूसरी बात, काम की बात ध्यान से सुनो, जब हार्डली स्केर्सली से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उस पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आएगी मेन वर्ब। जैसी हेल्पिंग वर्ब होगी वैसी ही क्या लगाना? मेन वर्ब लगाना। बस इतना ध्यान रख लेना। यहां से देखो, हार्डली स्केर्सली से शुरू किया तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब, और हार्डली स्केर्सली का पेयर किससे बना दिया? व्हेन से बना दिया। ठीक है जी, आओ एग्जाम्पल में बताओ, पहले का करेक्शन और दूसरे का करेक्शन। पहले का करेक्शन भी करो और दूसरे का करेक्शन करो, दोनों में करेक्शन करो जल्दी से। दोनों का करेक्शन करके दो मुझे यहां से। करेक्शन करो, बताओ क्या बेटा? हार्डली दिनेश हैड लेफ्ट, हार्डली के बाद दिनेश नहीं आएगा मेरे भाई, हार्डली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हार्डली हैड दिनेश लेफ्ट, तो दिनेश हैड के बाद चला जाएगा। स्केर्सली के बाद हैड यहां पर सही है, हैड के बाद सब्जेक्ट अंश थापा सही है, और हैड के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी सही है। तो गलती कहां है बे? गलती कहां दिखाई दे रही है? हार्डली हैड हैड अंस्थापा रीच द सिनेमा हॉल देन द मूवी स्टार्ट। आय हाय हाय हाय, कहां गलती दिखाई दे रही है बताओ? इस बार उसने देखो, इसमें तो इन्वर्जन में पंगा दे दिया था, यहां इन्वर्जन ना देके यहां पर आपको कोरिलेटिव कंजक्शन में पंगा दे दिया, दे दिया ना। लो भैया, आज की हमारी कक्षा का अंतिम 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 आज की हमारी इस महफिल का अंतिम प्रश्न सुनो मेरे दोस्त। लो भाई ध्यान से सुनना दोस्त, बड़े काम की बात है। क्या है कॉन्सेप्ट? इसको पिक्चर मेथड से समझाता हूं। देखो, जब भी कभी पास्ट में आपको टाइम दिया हो, क्या दिया हो? पास्ट में टाइम दिया हो, ठीक है, जब भी कभी पास्ट में टाइम दिया हो और उसी टाइम में आपसे एक्शन करवाए, तो दोस्त कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट में जब भी टाइम दे दे, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, एगो, तो ये सारे पास्ट के तो टाइम होते हैं। इनको मैंने यहां लिख दिया है, ये दे दो, यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इन 2010, इन 1940, ये सारे पास्ट के टाइम है। जब भी पास्ट का टाइम ऐड कर देगा तो मेरे भाई एक ही टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। बताओ, तीनों क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। क्या करेक्शन होगा पहले वाले में? यहां पर उसने दिया हिंट, ये रहा 2 साल पहले, 2 years ago, तो पास्ट इंडेफिनिट आना था। अच्छा, कुछ बच्चे ना ज्यादा तेज बन के पता क्या करते हैं? हेड पास्ट कर देते हैं। मतलब जब पास्ट में टाइम दिया होता है तो पास्ट परफेक्ट भी नहीं लगता है, हेड भी काटना पड़ेगा। सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। यस्टरडे दे दिया तो पास्ट इंडेफिनिट, हैव को काटो, गॉन भी काटो, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट मंथ दे दिया तो बाइज का सेकंड फॉर्म क्या करना पड़ेगा? बॉट। बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। खत्म मेरे भाई, आज की कहानी बस यहीं तक थी मेरे भाई।
एक बार पीडीएफ दिखाना जरा। पीडीएफ खोलो। अब जिस जिस बच्चे ने ये कहा था कि भैया जो आप हमें डेली वोकैब पढ़ाते हो, इस वोकैब की भी हैंड रिटन नोट्स दे दो, तो भाई मेरे बस में जितना हो सकता है मैं अपनी तादाद से ज्यादा काम करता हूं, ठीक है। जितना मेरी बस में होता है ना, उससे बहुत लिमिट से फालतू ही काम करता हूं मैं, ठीक है। और हर संभव कोशिश करता हूं ताकि आपका बर्डन कम हो। तो क्योंकि वोकैब के नोट्स बनाने में आपको टाइम लग रहा था, तो मेरे भाई मैंने ग्रामर भी करवा दिया है। जैसे ही अभी, मतलब ये तो 24 घंटे बाद मिलता है, जैसे ही आप जाओगे रिपीटर्स बैच के अंदर, वैसे ही तुम्हें ग्रामर के भी नोट्स मिलेंगे, और आज से मतलब अब वोकैब के भी नोट्स मिलेंगे। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है। और इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में है कि तुम्हें ना मोहब्बत हो जाएगी नोट्स से। खोलना जरा, बड़ा करना है इसको। बड़ा कहां से होगा, थोड़ा सा बड़ा कर दो, देखो, बस बस, ठीक है भाई। अगर तुम्हें नोट से मोहब्बत ना हो, मेरे नाम बदल देना। जो कल मैं जैसे जो भी पढ़ाऊंगा उसका प्रॉपर नोट्स दे दिया है। जैसे ये कल वोकैब था ब्रोक, तो उसके सिनोनियम भी लिख दिए हैं, हिंदी में भी लिख दिया है, ऑप्शन के भी एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दे दी और इंग्लिश में भी दे दी, और जो उसका आंसर है उसे हाईलाइट भी कर दिया कि भाई इसका गरीब का उल्टा होता है एफ्लुएंट, और इसको भी एफ्लुएंट एक्सप्लेन कर दिया। तो मतलब दिक्कत ही नहीं है, बस कहानी खत्म। बस रिवीजन करो, क्लास करी, उसके बाद अपना रिवाइज करो और ऐश करो, मौज करो। लिस्ट लगा देंगे इस बार, आउट ऑफ आउट रिकॉर्ड तोड़ देंगे इस बार, ठीक है। चारों तरफ से प्रहार हो रहा है इस बार, ठीक है। इस बार आर या पार, बस एंड गेम, ठीक है। तो जैसी क्लास खत्म होती है उसके तुरंत बाद ही आपको रिपीटर्स बैच के अंदर एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है, कैडी डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे। ओके, चलिए तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों को कल 9 बजे रात को। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।